बरसात की एक शाम रोज की तरह गांव के 3 लोग गोपू की चाय की दुकान पर बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। शाम होते ही बल्लू की चाय के बिना महफिल जमती ही नहीं है। आज तो बड़ी देर कर दी, सूरज भी हमसे पहले चला गया। बल्लू भाई क्या करे, बुजुर्गों ने कहा है शाम की चाय और बातें दोनों धीरे धीरे पीनी चाहिए। और चेतन भैया आज कुछ ज्यादा ही सोच में डूबे लगते हैं। कुछ बातें ये जो चाय से हल नहीं होती, मगर हाँ, चाय उन बातों को सुन सकती है। बल्लू ने टुकुर टुकुर देखा। चेतन की ये शायराना बातें उसे अक्सर चकित करती थीं। अरे बच्चों, चाय नहीं, आज मैं खुद ही एक चाय जैसी कहानी लेकर आया हूँ। कड़वी, मीठी और एकदम उबलती हुई। वर्मा जी, आप हमेशा अपने किस्सों में आधा सच और आधा रहस्य मिलाते हो। आज भी वैसी ही कोई बात है। वर्मा जी ने पास की बेंच पर बैठते हुए थैला रखा, आंखें बंद की, धीरे से बोले, नहीं चेतन, आज जो बताने आया हूँ वो केवल किस्सा नहीं है, वो मेरा बीता हुआ कल है और शायद मेरा अधूरा वर्तमान भी। सन्नाटा छा गया चारों तरफ। चाय की भाप में अब एक और धारा घुल रही थी, एक कहानी की जो वक्त के पार से आई थी, और वर्मा जी की आंखों में वह चमक आ गई जो सिर्फ एक लेखक की आंखों में होती है जब वह अपनी असली कहानी सुनाने जा रहा हो, वो जो उसने सिर्फ जानी नहीं बल्कि जिया हो। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं अमरपुर नाम के एक छोटे गांव में शिक्षक था, और तब मेरी जिंदगी में एक दोस्त थी जिसका नाम कल्याणी था। कल्याणी कौन थी वर्मा जी? वर्मा जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, बस यही कहानी है। एक मुलाकात की जो कभी पूरी ना हो सकी, एक चाय की जो कभी पी नहीं गई, और एक वादा जो शमशान के किनारे आज भी मुझसे जवाब मांगता है। चाय की दुकान एक श्मशान जैसी ही शांत हो गई। हवा अब गर्म नहीं, रहस्यमयी लगने लगी थी। स्टोव की आंच कम हो चुकी थी, पर माहौल में किस्से की आंच तेज हो गई थी। आंखें एक क्षितिज में कहीं दूर अटक गईं, जैसे वे समय की नदी में वापस उतरने को तैयार हों। बात उन दिनों की है जब मैं अमरपुर के सरकारी स्कूल में प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ था। नए गांव, नई जगह, दिल में पुरानी यादें समेटे मैंने सोचा था यह जिंदगी अब बस किताबों और बच्चों के बीच बीतेगी। लेकिन नियति ने मुझे मेरे ही अतीत से एक बार फिर टकरा दिया। तो फिर बिछड़ गए आप लोग? हाँ, जैसे हर गांव में एक चुनाव आता है जिसने न केवल नेताओं को बल्कि रिश्तों को भी बांट दिया। कल्याणी का परिवार किसी दूसरे विचारधारा के था और हमारे परिवार ने भी उसे स्वीकार करना बंद कर दिया। वो अचानक से दूसरे गांव चली गई, वाराणसी के किसी गांव जिसका नाम कमलापुर था, जो कैंट से होकर जाता। कोई अलविदा नहीं, कोई वादा नहीं। बस एक सुबह स्कूल आया और उसकी जगह खाली थी। इस खाली बेंच पर मैंने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ इंतजार किया। कुछ देर के लिए सब चुप हो गए, जैसे कोई पुरानी धुन फिर से गूंज गई हो। हवा अब भी गर्म थी, लेकिन उसकी थपकियां एक गीली सी उदासी ले आईं। फिर कभी बात नहीं हुई उनसे?
करीब 15 साल बाद एक दिन डाक से एक चिट्ठी आई। मेरा नाम बड़े साफ अक्षरों में लिखा था, विजेंद्र पाठक। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना पीला पड़ा लिफाफा निकाला। उस पर की स्याही अब धुंधली थी, किनारे झड़ चुके थे, लेकिन एक कोने पर अब भी साफ लिखा था कमला पर। वो पत्र कल्याणी ने लिखा था। उसने लिखा था कि उसे हाल ही में मेरे बारे में किसी से जानकारी मिली कि मैं अमरपुर में शिक्षक हूँ। उसने अपने जीवन की कुछ बातें साझा की, कैसे उसकी शादी एक शराबी से हुई थी, कैसे उसका पति उसे छोड़ गया और अब वो अकेली रहती है। पर उसने ये नहीं लिखा कि वो मुझसे क्या चाहती थी, सिर्फ ये कि अगर कभी कमलापुर आऊं तो मेरे घर की चौखट से लौटना मत। फिर आप गए कि नहीं? बहुत दिनों तक हिम्मत नहीं हुई। हर रविवार आता और मैं सोचता इस बार जाऊंगा, लेकिन स्कूल के काम, पिताजी की तबीयत और शायद दिल के डर ने रोक दिया। एक हल्की हवा चली, सनसन जैसे आसमान ने उस अतीत को सुन लिया। लेकिन फिर एक दिन हिम्मत बटोरी, सोचा बस बहुत हुआ, अब और देर न करूं। मैं ट्रेन से वाराणसी निकला कमलापुर की ओर। हाथ में वही पत्र था और दिल में 15 साल पुरानी एक धड़कन। रास्ते भर खिड़की से बाहर देखता रहा। पेड़, खेत, नहरें सब जैसे उस बीते समय के साथी थे। ट्रेन से उतरकर सीधे घर गए क्या? नहीं, स्टेशन पर उतरकर पता चला कि कमलापुर गांव तक अब कोई साधन नहीं मिलता शाम के बाद। दुकानदार ने बताया कि एक ही रास्ता है जो शमशान के पास होकर जाता है। अब सबकी आंखें चौकन्नी हो गई। माहौल एकदम बदल गया था। चाय की भाप अब भय से कांपती सी लग रही थी। श्मशान का रास्ता रात में। ओ भाई साहब, आप गए नहीं? वर्मा जी? हाँ, दुकानदार ने चेतावनी दी थी। कहा था कि रात को उस रास्ते पर जाना ठीक नहीं। कई लोगों ने कहा है कि वहां अजीब आवाजें आती हैं, कोई तुम्हें पुकारता है, कोई पास चलता है लेकिन दिखता नहीं। लेकिन मुझे तो सिर्फ एक आवाज चाहिए थी, कल्याणी की। तो मैं पैदल ही निकल पड़ा। मैं तो मर ही जाता। आपको डर नहीं लगा? बहुत, लेकिन उस डर से बड़ा मेरा पछतावा था। अगर मैं नहीं गया तो शायद ये कहानी कभी पूरी नहीं होगी। और जब कोई अधूरी कहानी किसी लेखक के पास रह जाती है तो वो उसे जिंदगी भर काटते रहते। अब सबके चेहरे गंभीर थे। आंखें वर्मा जी की तरफ टिकी थीं, जैसे वे कोई भूत नहीं, एक भुलाई आत्मा की कथा सुन रहे हों। वर्मा जी की अब आवाज भारी हो चुकी थी। हवा अब स्थिर थी, जैसे पूरा वातावरण सुन रहा हो। गोपू, चेतन और बल्लू तीनों अब बिना पलके झपकाए उनकी ओर देख रहे। शमशान का वो रास्ता, वो अंधेरा और फिर वो आवाज। वर्मा जी की अब आवाज भारी हो चुकी थी। हवा अब स्थिर थी, जैसे पूरा वातावरण सुन रहा हो। गोपू, चेतन और बल्लू तीनों अब बिना पलके झपकाए उनकी ओर देख रहे थे। जैसे ही मैं शमशान के पास पहुंचा, रात की चुप्पी और गाढ़ी हो गई। पत्तियां हिलती नहीं थीं, पैर सांस नहीं ले रहे थे और जमीन में अजीब सी नमी थी, मानो कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। रास्ता संकरा था और दाईं ओर टूटी हुई दीवारों के बीच बिखड़ी राख, शमशान भूमि का सूखा। वहां कोई दिखा नहीं, लेकिन महसूस जरूर हुआ। मैं तेजी से चल रहा था, लेकिन मेरे कदम खुद धीमे पड़ते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही हो। और फिर अचानक वो आवाज आई। वर्मा जी, कहां से आई आवाज? बाईं ओर उस बरगद के पेड़ से, जिसकी जड़ें जमीन को चीरती हुई बाहर निकल आई थीं। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, उस रस्सी पर कोई बैठा था। क्या वो कल्याणी थी? शक नहीं रहा। वही नीली साड़ी, वही झुके हुए कंधे, वही लंबे खुले बाल। वो मुझे देख रही थी, आंखें एकटक मेरी ओर, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न मुस्कान, न आंसू, बस ठहराव। मैंने धीमे से कहा, कल्याणी, मैं आ गया। बहुत देर हो गई मुझे, लेकिन मैं
अब मैं आया तो सही। बहुत देर कर दी वर्मा जी, मैं अब यहाँ नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, रात दर रात, बरसों तक। आप डर गए क्या? डर? हाँ, शरीर कांप रहा था, लेकिन दिल वो किसी और ही भावना से भरा था, जैसे उस मुलाकात का सालों से इंतजार कर रहा हो। और जब मेरी नजर वापस रस्सी पर गई, वो वहां नहीं थी। क्या वो हवा में घुल गई? नहीं, वो अब मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी, लेकिन ठंडी, बहुत ठंडी। चलिए वर्मा जी, बहुत रुक गए तुम, अब देर मत करो। वर्मा जी ने एक गहरी सांस ली। मैं कदम बढ़ा चुका था, लेकिन तभी मेरे पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। ये दूसरी आवाज थी। विजेंद्र। यह कोई दूसरी आवाज थी, चिंतित, पहचान की, इंसानी। बेटा रुक जा, उसके साथ मत जा, वो इस लोक की नहीं रही। आप कौन हैं? मैं कल्याणी का मामा हूँ। वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने इस जगह पर आखिरी सांस ली थी, इसी रास्ते पर, और तब से वो यहाँ भटक रही है। हर उस इंसान का इंतजार करती है जिससे कभी कोई रिश्ता अधूरा रह गया। क्या वो पहले ही मर चुकी थी? एक झटका लगा। हाँ, अगले दिन मुझे पता चला कि कल्याणी की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी 2 साल पहले। और जिस रात मैं वहां पहुंचा, वही रात थी जब उसकी बरसी थी। अब हवा बिल्कुल स्थिर थी। बल्लू का स्टोव भी अब बिना आवाज के जल रहा था, और वो बरगद का पेड़ जैसे यहाँ भी आकर खड़ा हो गया था। मैंने उस मामा जी को धन्यवाद दिया, उन्होंने मुझे वहां से वापस जाने को कहा। और जब मैं मुड़ा तो वो बरगद, वो झूला, वो आवाजें सब गायब हो चुके थे, जैसे कुछ था ही नहीं, जैसे एक सपना देखा हो। लेकिन मेरे दिल में कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। आप लौट आए। हाँ, लेकिन साथ में वो कहानी भी लाई जो मैंने सिर्फ लिखी नहीं, जिया है। और तभी से मेरी कहानियों में सच्चाई की वो परछाई आ गई जिसे लोग भूतिया समझते हैं, लेकिन असल में वो अधूरी आत्माओं की पुकार है। वर्मा जी की बात पूरी होते होते पूरा चबूतरा जैसे किसी अलक्षित दायरे में आ गया था। न गोपू की जुबान हिली, न बल्लू का स्टोव चटचट कर रहा था, और न ही चेतन ने कोई अगला सवाल पूछा। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी वीडियो को देख सके। धन्यवाद।